So welcome you once again. रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का अपना, और हम बात कर रहे हैं आज फंक्शन की। याद रखिएगा इस चैप्टर में अपने पास में 3 पोर्शन थे। पहला पोर्शन हमने कर लिया था ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरा पोर्शन इस चैप्टर का था रिलेशंस का, जो हमने डिस्कस किया आराम से कि किसको हम रिलेशंस कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है उसकी। उसमें हमने ये अच्छी तरह से सीखा था कि डोमेन और कोडोमेन या रेंज किसे कहते हैं हम। आज हम कुछ स्पेशल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और उनको हम फंक्शंस कहते हैं। यानी फंक्शन भी रिलेशन ही हैं, फंक्शन भी रिलेशन ही हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस में उनको रिलेशंस होते हैं, वो फंक्शंस कहलाते हैं। हर किसी को हम फंक्शन नहीं कहते, राइट? So the statement can be said in this way that every function is a relation. Every function is a relation, but every relation is not a function. Every function is a relation, ठीक है, लेकिन every relation is a function नहीं, ये गलत है, राइट? चलो बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। वर्ड्स को चबाइएगा अच्छी तरह से समझने के लिए, जिससे कहते हैं ना एक एक वर्ड को समझिएगा। A relation is, that means फंक्शन एक रिलेशन तो है ही। रिलेशन क्या होता है ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि व्हाट इज रिलेशन। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर हम किसी फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन जो है एक सेट से दूसरे सेट से रिलेटेड होता है, जैसे रिलेशन होता है वैसे। इस सेट टू बी, फ्रॉम ए टू बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो भी सेट है उसका हर एलिमेंट का जो है वो एक ही इमेज हो सेट बी में, तो वो फंक्शन कहलाता है। यानी रिलेशन हो सकता है कि वो रिलेशन हो, लेकिन फंक्शन तब कहलाएगा जब उसकी केवल एक ही इमेज होगी। क्या मतलब है इसका, चलो डिस्कस करते हैं। हमारा एक सेट है ए, ये, और ये है हमारी सेट बी, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, और यहाँ पे हमारे पास में 1 4 9 है, मान लीजिए, ठीक है। 1 is associated with 1, 2 is related to 4, 3 is related to 9। ये एक रिलेशन तो है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, अब उसकी बात करते हैं। उसने पहले बोला एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे एक मतलब थोड़ी सी बात है, और चलो ये तो हो गई इमेज, और ये हो गई इसकी प्री इमेज। ये हो गई इमेज, यानी सेट बी के एलिमेंट जो होते हैं वो तो इमेज हो गए, और सेट ए के जो होते हैं वो कहलाते हैं प्री इमेज, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, वो कहता है सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए बी में एक इमेज होनी चाहिए। इधर 4 की इमेज नहीं है, 4 की इमेज नहीं है, ये प्री इमेज है, इसकी इमेज होनी चाहिए थी यहाँ पे, वो नहीं है। इसलिए ये जो हमने मैपिंग करी है ना, एरो डायग्राम बनाया है, ये एक फंक्शन नहीं है। ये एरो डायग्राम ये एक फंक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करता। रीजन समझ में आ गया। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, चलो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 16 होता और उसकी भी इस तरह से दिया हुआ होता, तो हाँ ये बिल्कुल सही था, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं फंक्शन और रिलेशन में अंतर। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लेते हैं अपने पास में यहाँ पे है इस सेट ए और सेट बी में कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं यह है ए बी, कुछ ऐसा। यहाँ पे है अरुण, फिर अभी, अरुणा, समथिंग लाइक दैट, ओके। और यहाँ पे है मान लेते हैं वरुण। सो ए हैज अरुण, ए इज एसोसिएटेड विद अभी, ए इज एसोसिएटेड विद अरुणा, एंड बी इज वरुण, सपोज, ओके। चलिए इसको बताइए फंक्शन है या नहीं है। एनी वन ऑफ यू, डेफिनेशन आपको पता चल चुकी है, गेस करिए क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। चेक कीजिए जरा। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों बेटा? नो सर, एक एलिमेंट के 3 इमेजेस थोड़ा बनेगी वो। एक एलिमेंट की 3 इमेजेस नहीं बन सकती। अच्छा, यानी ए जो है वो अरुण से भी एसोसिएटेड हो, ए जो है अभी से भी एसोसिएटेड हो, ए जो है अरुणा से भी एसोसिएटेड हो, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने बोला
every element of A has one and only one image, इसकी 3 इमेजेस बन रही हैं, ये गड़बड़ है ना? तो ऑफकोर्स ये एक फंक्शन नहीं है। चलो इसको दूसरी तरह से लेते हैं। ये तो A to B था, मैं उल्टा लिख देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे है अरुण, फिर कौन था? अभी था ना, अभी, एक अरुणा थी और एक वरुण था, ठीक है? यहाँ पे है A और B, अरुण, अभी, अरुणा एंड वरुण। Now, is it a function now? Any Yes. yes कह रहा है, yes है function। क्यों है yes? सर एक ही इमेज बननी चाहिए सर, एलिमेंट जो भी है सर उसमें एक ही इमेज बननी चाहिए सर। अरुण, अभी और अरुणा सर, उन तीनों की सर भले ए सेट में 3 हो लेकिन बी सेट में एक ही इमेज बन रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फंक्शन A to B पहले तो नहीं हो रहा था अपने पास डिफाइंड, वो फंक्शन नहीं था, लेकिन अब डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज ओनली वन इमेज। बिल्कुल, अरुण की एक ही इमेज है, वो है A, अभी की एक ही इमेज है, वो है A, अरुणा की भी एक ही इमेज है, वो है A। इसलिए ये केस, इस केस में ये एक फंक्शन है। अगेन इस चीज को अच्छी तरह से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास में कुछ इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। मान लेते हैं अपने पास ये है A और ये है अपने पास में दूसरा सेट B, और इसमें 1 2 3 दिया हुआ है। यहाँ पे 1 2 दिया हुए हैं, 1 2 3। अब चेक कीजिए, क्या ये एक फंक्शन है? क्या एक फंक्शन है? नो सर, नहीं है। यस सर। ये अरुण, वरुण और अभी वाला जो केस किया था ना, वो ही वाला केस है बेटा, ये भी है, ये भी एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों है वो क्लियर करो ना मुझे, क्यों फंक्शन है ये? क्योंकि सर दो इमेज बन रही है ना उनकी, किसकी बी दो पार्ट इमेज में है ना? सर 1 की 1 और 2 3 की 2 हो गई एक। हाँ, 2 की एक ही इमेज है 2, और 3 की भी एक ही इमेज है 2, है ना? तो इमेज एक होनी चाहिए, 3 इमेजेस अलग अलग हो सकती हैं। इमेज एक होनी चाहिए, 3 इमेजेस अलग अलग हो सकती हैं। वो कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। हाँ, अगर ये इस केस को अगर हम इस तरह से कहते कि 2 की यहाँ पे भी इमेज है और यहाँ पे भी इमेज है, अब ये फंक्शन नहीं है। समझाइए क्यों फंक्शन नहीं है? ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कहा ना बेटा, 2 की 2 इमेज हो गई ना सर। हाँ, क्योंकि 2 इमेजेस हो गई ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो सेट A टू अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम सेट करते हैं, ऑर्डर पेयर से समझते आए हैं कि पहला एलिमेंट एक सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये वो रिलेशन वगैरह सब पढ़े हैं, अपने को अच्छी तरह से मालूम है कि इसी तरह से फंक्शन भी इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट A टू B। अभी A टू B डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि A के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए B में। यहाँ पे 2 की 2 इमेजेस हैं, 1 भी है और 2 भी है, तो ये रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज वन, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन B, तो वो एक सेट कहलाता है, वरना वो सेट नहीं होता। चेक कीजिए ना, अगर हम इसका रिलेशन लिखेंगे तो हम इसका ऐसे ही लिखेंगे 1 1, फिर हम लिखेंगे 2 1, और फिर हम लिखेंगे, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 2। चेक कीजिए, क्या 2 की 1 के साथ भी इमेज बन रही है और 2 की 2 के साथ भी बन रही है। इसका मतलब ये एक रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ A, किसी भी सेट A के हर एक एलिमेंट की केवल एक और एक इमेज ही बने तो वो कहलाता है फंक्शन। अगर वो एक इमेज से ज्यादा इमेजेस बनाता है तो वो फंक्शन नहीं होता। दूसरा, कोई ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसकी इमेज ना बन रही हो तो भी वो फंक्शन नहीं कहलाता। दो बातें, पहला कि हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ना बचा हुआ हो। जैसे मान लीजिए 3 बच गया, अब 3 की कोई इमेज ही नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। पहली बात तो अगर 3 की इमेज नहीं है तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहा है हर एक एलिमेंट की एक इमेज, इस एलिमेंट 2 की 2 इमेजेस बन रही है। अब चलो इसी को हटा देते हैं, अब 2 बचा अपने पास,
2 की 2 इमेजेस बन रही है अपने पास में, 1 भी बन रही है और 2 भी बन रही है, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो आपको वापस से रे डायग्राम, एरो डायग्राम सॉरी कर रहा हूं, रे डायग्राम, एरो डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको इसमें डोमेन और कोडोमेन या रेंज में तो बाद में समझ में आएगी बात, पहले मैपिंग से इसको फंक्शंस को कुछ बुक्स में मैपिंग भी कहते हैं और मैप भी कहते हैं। द टर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद फंक्शंस इज मैपिंग और मैप, ठीक है, इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं अपन। चलो कुछ रोस्टर फॉर्म्स की बात करूंगा बाद में, पहले आपको कुछ एग्जांपल फिर से देता हूं और क्लियर कीजिए बेटा फंक्शन क्या है, क्योंकि अब चैप्टर वही है जैसे अपने रिलेशन को पहले समझा था, फिर अपने ने डोमेन और रेंज और कोडोमेन को समझा, ऐसे ही फंक्शंस है। आप फंक्शन समझेंगे तो फंक्शंस की डोमेन और रेंज की डेफिनेशन रिलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन वो क्या होती है वो सब समझ में आएगी जब हमें फंक्शन समझ में आएंगे। अभी हमें फंक्शन समझने की जरूरत है। P is a set and Q is a set of elements. Suppose, right? यहाँ पे है A, B, C, D, यहाँ पे है 1, 2, 3, 4. Suppose A 1 से एसोसिएटेड है, A 3 से एसोसिएटेड है, B 2 से, C 4 से और D भी 4 से एसोसिएटेड है। क्या ये एक फंक्शन है? अरे बेटा आपको म्यूट और अनम्यूट करने की फैसिलिटी दी है, फटाफट तो बताओ ये एक फंक्शन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है सर? एक के 2 इमेजेस हैं। राइट, एक के 2 इमेजेस बन रहे हैं, यानी मैं इस इमेज को अगर मान लीजिए इस केस में हटा दूं तो क्या आप अब इसको फंक्शन कह देंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या बिल्कुल क्या बेटा? सॉरी, बिल्कुल फंक्शन है ये। बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि C की भी एक इमेज है और D की भी एक इमेज है। आप समझ गए ना बात को, कि आपकी प्री इमेजेस जो है वो उनकी सेम इमेज हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है, लेकिन सबकी इमेज होनी जरूरी है। चलो मान लेते हैं मैं इसको यहां से हटा देता हूं, क्या ये एक फंक्शन है? नो सर। अब क्या प्रॉब्लम है यार? अब क्या फंक्शन नहीं हो? क्यों नहीं है फंक्शन? इमेज ही नहीं है सर, बी की इमेज ही नहीं है सर, इमेज ही नहीं है B के अंदर। बी की इमेज ही नहीं है, बी मतलब इमेज के बिना रह गया है और उसने एवरी एलिमेंट की क्रॉस लगा दी थी। चलो ठीक है, बी की ऐसे बना देते हैं, क्या ये अब फंक्शन है? यस सर। हाँ है, क्योंकि ए और बी की इमेज जो है 1 है, ए की भी 1 है और बी की भी 1 है, चलेगा। ए की इमेज तो है ना, 2 इमेजेस तो नहीं बन रही ना। इसी तरह से सी की 4 और डी की भी 4 है, एक ही इमेज है, बिल्कुल चलेगा। तो चलेगा क्या नहीं चलेगा, जो नहीं उसकी बात अपन फिर से करते हैं। ये है ए और ये बी, ये है 1 2 3, यहाँ पे मान लेते हैं 0 1 3 मान लेते हैं ऐसा। क्या ये एक फंक्शन है? यस सर। यश और तन्मय आप दोनों अब अपने आपको अनम्यूट मत करो, निश आप भी अनम्यूट मत करो, व्हाट अबाउट द अदर क्लास? चलो बाकी बताओ आप। यश, निश और ये सब। यस विश्वेंद्र, आप कह रहे हो है? यस सर। ठीक है विश्वेंद्र, क्यों है बेटा ये? सर क्योंकि फंक्शन वो होता है जिसमें सर ए के सारे एलिमेंट का एक मतलब इमेज होती है, एक ही ओनली 1 इमेज हो बी में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये 1 और 3 बिना इमेज प्री इमेजेस के पड़े हैं ना, चलेगा ऐसा? चलेगा सर। पढ़े रहने दो, सही बात है, फंक्शन में पढ़े रहने दो, बिल्कुल सही है। बी सेट में कोई एक्स्ट्रा हो तो हमें कोई एनर्जी नहीं है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इमेजेस से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई ऐसा प्री इमेज बच जाती है जिसकी इमेज नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सही है। पढ़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? पढ़े हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी लिखनी नहीं है क्योंकि बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। चलो, तो 1 का 0 और 2 का भी 0 और 3 का 1, इसमें भी ये एक फंक्शन ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से फंक्शन आपको बात समझ में आ चुकी है कि अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की 2 इमेजेस हैं, 0 भी है और 3 भी है। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए आपको। अब अ रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन, फंक्शन आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। तो रिलेशन एफ बन जाता है, फंक्शन बन जाता है फ्रॉम सेट ए टू बी। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए में भी अंतर आ जाता है ना। चलिए तो यहाँ पे आते हैं वापस से। तो फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन, तो वो फंक्शन कहलाता है, रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज
one and only one image in B. तब जब सेट A का हर एक एलिमेंट का एक इमेज होता है सेट B में, तो हम कहते हैं ये रिलेशन नहीं है, ये अब फंक्शन है। ठीक है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि वो सारे फंक्शंस होते हैं, रिलेशंस नहीं होते, या ये रिलेशंस तो होते ही हैं लेकिन वो फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं ये आएगा। ठीक है, जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बातें कर रहा था आपसे क्लास में, तो मैं वही बात कहूंगा कि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आई एग्री कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, थोड़े से मार्क्स का होगा अगर एग्जाम में आया तो, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हमें रिलेशन और फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे बेस ही मैथमेटिक्स है। लॉगरिथमिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है वो शायद फिजिक्स के स्टूडेंट्स ने तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, बाकी ये 12th में आता है, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से वो 12th में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ही, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे ही, है ना। देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक, देयर आर सम फंक्शंस व्हिच आर गिवन इन बुक, उनकी बात करते हैं, तो वो है रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम इस बार। तो कुछ रियल फंक्शंस जो बुक में दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं। अगेन ये मत सोचिए कि सर आपसे क्या, सर आप एग्जाम में क्या पूछोगे, वो जो हमारा माइंडसेट होता है एक टाइम तक वो अब हमारा हट जाना चाहिए। अब हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमें नॉलेज क्या दी जा रही है, वो कैसे पूछी जाएगी वो तो बात की बात है, वो आनी चाहिए बात हमें, है ना। चलो, रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ अपने सिलेबस में है, कुछ दिए हुए हैं बुक में, उनकी बात करते हैं। ये इसलिए भी समझना जरूरी है, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो 12th क्लास में इंटीग्रेशन में, डेरिवेशन में, यानी कैलकुलस में ग्राफ बनाने को कई बार स्टूडेंट्स को मिलते हैं और बड़ी हैरानी होती है कि वो ग्राफ नहीं बना पाते, जबकि ग्राफ तो सोचने की चीज ही नहीं होती कि ये बनेगा कैसे। चलो कैसे समझ आते हैं आपको, एक एक करके अपन समझते हैं। पहला ग्राफ जो रियल ग्राफ दिया हुआ है या फंक्शन दिया हुआ है अपने को, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो अपने सिलेबस में हैं उनमें से एक फंक्शन दिया हुआ है अपनी बुक में, वो है पहला आइडेंटिटी फंक्शन। क्या मतलब आइडेंटिकल, एक जैसा, जो बोगे वो पाओगे, सिंपल सी बात है। तो वो कहता है आइडेंटिकल फंक्शन जो है ना वो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x से डिफाइन होता है। चलो छोड़ो इस x को पहले, तो इसको समझते हैं y इज इक्वल टू fx क्या होता है। आपको मालूम है ना बेटा, कार्टेशियन प्लेन में लास्ट ईयर भी पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स में भी हमने पढ़ा था ये कि ये अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो y एक्सिस जो है वो fx होता है, y एक्सिस जो है वो fx होता है। f here stands for function। 9th क्लास या 10th क्लास में हम इसको px बोलते थे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। वहां पे भी आपने वैसे कई बार एब्रिविएशन देखते होंगे, fx, gx, hx एंड ऑल, ये y इक्वल टू fx होता है। ये चीज मैं इससे समझा रहा हूं कि याद रखिए कि जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, y मिलता है। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, y मिलता है। 10th क्लास में आते हैं, चलो छोड़ो जो बातें हो रही हैं शायद अभी भी ऊपर से जा रही हो, तो 10th क्लास को पकड़ते हैं। एक पॉलिनोमियल्स का चैप्टर था, उसमें एक क्वेश्चन था, फर्स्ट एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की, कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द पॉलिनोमियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें समझाया गया था कि बेटा क्वेश्चन में बेवकूफ मत बनना, पता देख लेना कि पॉलिनोमियल px का पूछा गया है या पॉलिनोमियल py का पूछा गया है, क्योंकि px के तो 3 जीरो है और py का केवल 1 जीरो है। क्योंकि px के तो 3 जीरो है लेकिन py का 1 जीरो है, वहां पे ये चीज समझाई गई थी और इसी चीज को मैं वापस से आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन हमने 2-3 साल हो गए इसको पढ़ते हुए, ग्राफ वगैरह को, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि y इक्वल टू fx होता है, हम y को ही fx के टर्म्स से लिखते हैं, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। जब हम कहते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 है, इसके फैक्टर्स x माइनस 4 और x प्लस 3 है, यानी x इक्वल टू 4 होगा और x इक्वल टू माइनस 3 होगा। तो हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास है -3 0 और यहाँ पे ये आ जाएगा 4, 0 और ये ग्राफ कुछ इस पैराबोलिक फॉर्म में होगा। स्केचिंग इज नॉट इनफ सिलेबस, आई एग्री विद यू, लेकिन बात समझाने के लिए समझना पड़ेगी ये, है ना। तो x इज इक्वल टू 4 पुट करने पे क्या होता है, पॉलिनोमियल 0 जाता है, कौन 0 होता है, y 0 होता है। देखिए ना ध्यान से, जब हम x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर -4 -12, 16 -16 तो 0 जाता है।
होता है। तो 16 माइनस 16 जब 0 हो जाता है तो हमें लीव का 0 मिलता है या रूट मिलता है, तो किसकी वैल्यू निकलती है? तो 0 कौन होता है? x तो 4 होता है, 0 कौन होता है? y होता है। x अगर 4 हो तो 0 कौन होता है? y होता है। और इसी तरह से अगर हम इसकी जगह -3 पुट कर दें तो -3 का स्क्वायर माइनस -3 -12 9 + 3 -12 12 -12 0 होता है। हमें मालूम है ये 0 का पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द इक्वेशन, ये सब हमने पढ़ा है। तो एक्चुअल में जब हम x -3 पुट करते हैं तो क्या 0 होता है? y 0 होता है, y 0 होता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये y fx लिखना चाहिए हमें, y fx। तो व्हेन द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x, तो अगर हम उसके 0 निकालोगे तो क्या निकालोगे? एक्चुअल में हम y की वैल्यू निकालोगे कि y उस समय क्या होता है। अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्चुअल में क्या आता है हमारे पास में? y की वैल्यू आ रही होती है। तो हमारे पास में एक रियल फंक्शन, उसने कहा आइडेंटिटी फंक्शन है, सॉरी, ठीक है। तो अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन है तो आइडेंटिकल है, सिंपल सी बात है। fx is equals to x है, forget about y, चलो fx is equals to x है, where x belongs to a real number, real function की बात हो रही है, real number है कोई, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर हम f1 पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, f2 पुट करेंगे तो 2 मिल जाएगा, f3 पुट करेंगे तो 3 मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू जो पुट करेंगे वही मिलेगा। जो देते हैं, जो पुट करते हैं वो डोमेन होती है, जो मिलता है वो रेंज होती है। इसको भी बार बार मैं अभी रिपीट करूंगा, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी आएगा धीरे धीरे समझ में। जो हम पुट करते हैं वो डोमेन होती है, जो आता है उसकी रिजल्ट निकलता है वो हमारे पास रेंज होती है। आप देखिए ना, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है या कोई भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन नाउ, ठीक है। मान लीजिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 था, आपने x इक्वल टू 4 पुट किया तो ये अगर 0 आया था तो आपका एक पेयर ये था, यही था ना ऑर्डर पेयर। अगर देखें तो कार्टेशियन प्लेन में तो x अगर 4 है तो y 0 है, तो जो हम पुट करते हैं वो डोमेन होती है और जो हमें मिलता है वो हमें रेंज होती है। जो हम पुट करते हैं वो हमारा डोमेन होता है और जो हमें मिलती है वो हमें रेंज मिलती है। और ऑर्डर पेयर में यही तो था, जो पहले 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 एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के किसी भी रिलेशन में वो डोमेन होती है, तो सेकंड एलिमेंट होते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर में वो रेंज होती है। रिलेशंस में यही पढ़ा था ना बेटा आपने, वही चीज यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अंतर है लेकिन बात करेंगे बाद में कि रिलेशंस और फंक्शन की डोमेन और रेंज में डेफिनेशन में क्या थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अभी फिलहाल हम यही बात करेंगे ना। तो ये क्या आ रहा है, अगर x1 पुट कर रहे हैं तो y भी क्या आएगा 1, क्योंकि y इज इक्वल टू fx था। तो x1 तो y भी 1, x2 y भी 2, x3 y 3, x इज इक्वल टू -1 तो ये भी -1। इसी तरह से यानी कि इन अगर हम पॉइंट को मिला दें तो ये रहा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन। whatever is x is so is the y। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये -1 है तो वो भी -1, ये -2 तो वो भी -2 एंड सो ऑन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है विद द एक्स एक्सिस यू कैन से, और एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, है ना। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यानी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस तरह से चलता है। 2-3 चीजें समझनी है बेटा आपको। फंक्शन किसका बना रहे हो, उस फंक्शन का मतलब क्या है, पहली बात। जैसे यहाँ पे हमने सुना आइडेंटिटी फंक्शन यानी आइडेंटिकल फंक्शन, जो एक्स है वही वाई है, सिंपल आइडेंटिकल है ना। दूसरी बात, हर फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये समझना इस चैप्टर में या इस सेक्शन में, फंक्शन में कैसा ग्राफ बनता है वो समझना है। 2 चीजें। तीसरी और चौथी चीज कि डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन और रेंज क्या है। तो आप देखिए अगर इसमें अगर आप बात करें इस फंक्शन की और वो कह रहा है कि ये रियल फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो डोमेन क्या होगी, तो इसकी डोमेन की सारे के सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे ना, सारे ही आर हो जाएंगे। तो इट्स डोमेन विल बी आर, सारे रैशनल नंबर, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे वो रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, चाहे भी कैसे भी हो, तो जितने भी आ रहे हैं यानी रैशनल नंबर है वो सारे इसकी डोमेन में आएंगे। कोई भी ग्राफ किसी में कुछ भी हो सकता है, 1 -1 2 1.1 1.2 -1.3.67 कुछ भी ऐसा। तो जो भी रैशनल नंबर है वो सारे के सारे। हाँ जी बेटा। सर आर की जगह सर क्यू करो। क्या
क्यों बेटा? सर क्यू से रेशनल नंबर सर, आर से रियल नंबर। रियल नंबर मैं आ रहा हूँ इसी पे बेटा, अभी मैं बोल रहा हूँ, एक बार लेट मी फिनिश। यश है ना, एक बार रुको। तो सारे रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, क्या इरेशनल नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो भी तो कर सकते हैं। अगर x √2 हुआ, मान लीजिए यहाँ पे fx में fx √2 हुआ, तो ये भी तो √2 आएगा। अगर वो √3 हुआ तो वो भी √3 आएगा। तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम सारे रैशनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम सारे इरेशनल को लिख सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो इसकी डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन में सब आर आ जाएंगे। ठीक है यश? यश किसने ऑब्जेक्शन किया था बेटा अभी? यस सर। ठीक है बेटा, हम ही थे सर, वो हम ही थे। हाँ कोई बात नहीं, हम ही थे। ओहो, पहुंच गया यूपी में। हाँ जी। तो डोमेन आर, अगर आर डोमेन है तो इसकी रेंज भी तो आ रही है। जो हम पुट करेंगे वही आएगा, जो हम पुट करते हैं वो डोमेन होती है, जो रिजल्ट निकलता है वो उसकी रेंज होती है। तो जो जो रैशनल नंबर हम पुट करते जाएंगे, सॉरी रियल नंबर पुट करते जाएंगे, फिर रैशनल बोल रहा हूँ, रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी, जो भी रियल नंबर अपन पुट करते जाएंगे उसकी रेंज भी वही आती जाएगी, क्योंकि वो आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन है। जो बोया है वही पाओगे, वो आइडेंटिकल फंक्शन होता है। तो 3-4 चीजें क्लियर करिएगा। पहली बात कि नाम का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है यानी आइडेंटिकल फंक्शन है। y इक्वल टू fx है, यानी कि जो फंक्शन है वो x है, जो x रखोगे वही y मिलता जाएगा। देखिए ना, y इक्वल टू x ही तो है, फॉरगेट अबाउट fx, चलो y इक्वल टू x ही तो है। तो जो देते हैं, जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होती है, जो रिजल्ट मिलता है हमें उसका, वो हमारे पास में उसकी रेंज होती है। तो इसकी डोमेन भी सारे रियल नंबर है, इसकी रेंज भी सारे रियल नंबर्स हैं। और अगर इसकी ग्राफ की शेप की बात करें तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यानी 45 डिग्री पे चलता है। ठीक है, राइट? ये हमारा पहला फंक्शन हुआ। नाउ टाइम इज लेफ्ट, वी कैन टॉक अबाउट द सेकंड वन आल्सो। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, चलो चलते हैं हमारी क्लास की बुक में, वापस से टॉपिक में चलते हैं। Draw y equals to 3 as linear equation and two variables. Draw y equals to 3 as linear equation and two variables, or as a line, or as a line. क्या करते थे बेटे 9th क्लास में, हमें याद होगा। तो ये x एक्सिस था, ये हमारे पास में y एक्सिस है। हम कहते थे सर ये 1, ये 2, ये 3 ले लीजिए। इसको अगर हम 2 वेरिएबल्स में लें तो 0x + y = 3 है। x का कोएफिशिएंट अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो भी y 3 होगा, 2 लेंगे तो भी y 3 होगा। x को कुछ भी ले लें, क्योंकि वो 0 × x है, इसका कोएफिशिएंट है ही नहीं, ये 0x है। ax + by = 3 वाला फॉर्मेट आपको याद होगा, है ना? तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाए, y = 3 ही रहेगा। तो हम कहते थे सर ये भी y = 3 की लाइन, y = 3 की लाइन क्या है? व्हाट इज 3? अ कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा और वो उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, है ना? अगर मैं इसको y = 3 कह लूं, व्हाट इज 3? एनी कांस्टेंट, राइट? अगर एनी कांस्टेंट कह लूं तो यहाँ पे आप यही तो कहोगे कि सर ये जो डिस्टेंस है ना x एक्सिस से, ये डिस्टेंस c है, ये कांस्टेंट है। y = 3 का ग्राफ जो है वो x एक्सिस से c में अवे होता है, यानी ये ग्राफ जो है वो एक कांस्टेंट का है। जो y है वही fx है, जो y है वही fx होती है। तो हमारा फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी fx = c है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा है। व्हाट इज कांस्टेंट? हमें मालूम है इस तरह से, है ना? तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर y = 2, 3, 4, -1, -2, -3 कुछ भी दिया हुआ है तो हमें मालूम है उसका ग्राफ किस तरह से बनता है। c is away from the x-axis, above or below the axis, it depends on the positive and the negative sign, right? s = c, right? तो fx = c, तो x को कुछ भी पुट करते रहो, 0 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, कुछ भी पुट करो, वो c ही रहने वाला है। तो उसका कांस्टेंट का फंक्शन जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, right? Parallel to x-axis, c is away from the x-axis, above or below, पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी आते हैं बेटा, अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन वो जो हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं? x की वैल्यू को कोई भी रियल नंबर पुट कर दे रहा हूं,
पॉजिटिव नेगेटिव, रूट में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, जो मर्जी वो पुट करते रहो, क्या होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका आंसर तो सी ही रहेगा। तो रेंज तो, डोमेन तो इसकी हो गई आर यानी रियल नंबर। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करें इस फंक्शन की, तो रेंज जो है वो केवल सी ही रहेगा, सेट ऑफ सी ही रहेगा। चेक कीजिए, रेंज तो सी ही आएगी। आप कुछ भी पुट करते रहो ना बेटा, 1 2 3 4 1.1 0.2 3 5 √2 √7 कुछ भी पुट करते रहो, एक्स में कुछ भी पुट करते जाएं, क्या होगा, सी तो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ रहे हैं नाइस क्लास के कंसेप्ट से। तो अगर एक्स को कुछ भी पुट करते रहो, वाई तो सी ही रहने वाला है, तो रेंज क्या हुई, रेंज तो सी हुई, रेंज तो सी ही है। हाँ, डोमेन कुछ भी हो, डोमेन अगर 1 है तो भी वाई सी है, अगर डोमेन 2 है तो भी वाई सी है, अगर डोमेन में 3 है तो भी वो सी है। तो अगर x1 है तो भी वाई सी, x2 है तो भी सी, 3 है तो भी सी, एंड सो ऑन। ऑर्डर पेयर में देखें, सी तो बदलने नहीं वाला, वाई तो बदलने नहीं वाला। तो ये वाली बात हो रही है। आप चेक कीजिए ना बेटा, 1 2 3 कुछ भी पुट करते रहे और यहाँ पे अपने पास सी हो, 1 की इमेज सी, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज सी। तो ये तो भी अपनी डोमेन, और ये जो इसके सेकंड ऑर्डर पे में आता है वो होता है अपने पास रेंज। तो हमारी रेंज तो सेट ऑफ सी ही रहेगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, डोमेन जो है वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, एंड दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके राइट, चलिए कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।